Hello everyone, welcome to An Academy Judiciary. This is Vishwani Bansal. So we are doing the revision on orders of CPC. So in today's lecture, we are going to revise Order 22. So Order 22 deals with the death, marriage and insolvency of parties. So when a party to a suit dies, जब भी किसी पार्टी की कोई पार्टी होती है सूट में, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या जो राइट टू सू है वो सरवाइव करेगा या नहीं. So when a party to the suit dies, the first question is to be decided is whether the right to sue survives or not. If it does not, अगर वो survive नहीं करता है तो obviously there is an end to suit. अगर वो करेगा then the suit will not abate. तो suit जो है वो abate नहीं होगा. That can be continued by or against the heirs and the legal representative of the deceased party. So rule 1 says that the death of the plaintiff or the defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survives. So what I told you is कि जब भी किसी पार्टी की किसी सूट में डेथ हो जाती है तो पहला क्वेश्चन ये राइज करता है कि क्या राइट टू सू सर्वाइव करेगा या नहीं. अगर राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है देन सूट एंड हो जाएगा. अगर वो सर्वाइव करता है देन दैट सूट कैन बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द हेयर्स एंड द एल्डर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टी. तो जनरल रूल ये कहता है दैट ऑल राइट्स ऑफ एक्शंस एंड डिमांड्स एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट अ पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ सर्वाइव टू और अगेंस्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव्स. तो अगर हम जनरल रूल की बात करें दैट सेज कि कोई भी अगर राइट ऑफ एक्शन है, कोई भी डिमांड है इन फेवर ऑफ द पर्सन और अगेंस्ट उसके डेथ के टाइम जो है वो सर्वाइव करती है, उसके एल जो है उस केस को कंटिन्यू कर सकती हैं. बट अगर कोई पर्सनल एक्शन है दैट इज एक्शन जहाँ पे जो डिसीज जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो पर्सनली इन्वॉल्व है देन द राइट टू सू जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ऐसे केसेस में जो है एक मैक्सिम अप्लाई हो जाता है दैट इज एक्शियो पर्सोनिलिस मॉरिटोर कम persona. What is the meaning of this Latin maxim? This means that a personal action dies with the person. तो मतलब क्या है दैट अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, जो पर्सन के साथ ही खत्म हो जाता है. तो व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव. कौन डिटरमाइन करेगा अगर कोई भी क्वेश्चन जो है आस्क्ड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो रेज हो जाता है तो. So when there is a question asked to whether any person is or not the elder of the deceased plaintiff or the deceased defendant, तो ऐसा क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा that shall be determined by the. तो उसको कोर्ट डिसाइड करेगी. दिस फर्दर सेज दैट वे सच क्वेश्चन अराइजेज, अगर ऐसा क्वेश्चन किसी एपेलेट कोर्ट के सामने अराइज होता है देन द कोर्ट में बिफोर डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है कि उस क्वेश्चन को ट्राई करे एंड रिटर्न कर दे रिकॉर्ड्स टुगेदर विद द एविडेंस इफ एनी रिकॉर्डेड एट सच ट्रायल, उसकी फाइंडिंग्स एंड रीजंस एंड द एपेलेट कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन. तो हु विल डिटरमाइनिंग, अगर कौन डिटरमाइन करेगा कि क्या ये पर्सन एलआर है या फिर नहीं है, दैट द कोर्ट विल डिसाइड. एंड अगर ऐसा क्वेश्चन एपेलेट कोर्ट के सामने रेज होता है तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्शंस देगी सबऑर्डिनेट कोर्ट को उस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए एंड अपने रीजंस के साथ जो है अपनी फाइंडिंग्स को उसको सबमिट करवाने के लिए. एंड द एपेलेट कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन दैट डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन. तो इफ देयर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोसीजर क्या है अगर कोई भी एलआर नहीं है. तो इफ इन एनी सूट इट शैल अपीयर टू द कोर्ट, अगर ये कोर्ट को अपीयर होता है दैट एनी पर्सन हु हैज डाइड, कि जिस पर्सन की डेथ हुई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, देन द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, देन कोर्ट जो है किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर जो ये रूल 4A है दिस वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इस रूल को ऐड किया गया था. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर कोई भी पार्टी जिसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट उसका कोई एलआर नहीं है, देन कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसीड कर सकती है
इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, या फिर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल को या किसी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को या फिर किसी और पर्सन को, जो भी कोर्ट को सही लगता है, टू रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ द सूट। एंड अगर कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास किया जाता है सब्सिक्वेंटली इफ दैट इज गिवन, वो बाइंड करेगा एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन को उसी एक्सटेंट तक एज वुड हैव बीन बाउंड अगर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज्ड पर्सन का पार्टी होता सूट। So it lays down a procedure where there is no LR of the person who has deceased during the pendency of the suit, or a LR is not found. The underlying object behind this is that the other side should not suffer because of the absence of the LR of the deceased party. So what is the object behind this is so that कि जो LR है, ठीक है, जो opposite party है वो suffer ना करे because of the absence of the LR of the deceased party. So it is the duty of the pleader to communicate the death of the party. This is dealt under Rule 10. So what Rule 10 says? It is the duty of the pleader, Rule 10A, duty of the pleader to communicate to court the death of the party. So whenever a pleader appearing for the party to a suit comes to know of the death of that party, अगर उसको पता चलता है पार्टी की डेथ के रिगार्डिंग, then he shall inform the court. तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा इसके बारे में, एंड द कोर्ट शेल देयर अपॉन गिवन नोटिस ऑफ सच डेथ टू द अदर पार्टी। एंड कोर्ट जो है अदर पार्टी को इस चीज़ के रिगार्डिंग नोटिस देगी। For this purpose, and the contract between the pleader and the deceased party shall be deemed to subsist. So whenever a pleader, जो भी pleader appear हो रहा है पार्टी की साइड से, अगर उसको पता चलता है कि पार्टी की डेथ हो चुकी है, then this जो ये रूल है ये इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन प्लीडर के ऊपर of the parties to communicate to the court the fact of the death of the party जिसको कि वो represent कर रहे हैं। तो अगर मैरिज ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी की मैरिज हो जाती है उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, दैट इज डेल्ट अंडर रूल 7। So rule 7 says the marriage of a female plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate, but the suit may notwithstanding be proceeded with the judgment, and where the decree is against a female defendant, it may be executed against her alone. तो मैरिज ऑफ द फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, अगर किसी फीमेल प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की मैरिज हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो सूट है वो अबेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सूट है वो खत्म हो गया। तो अगर कोई डिक्री पास की गई है किसी फीमेल डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है अगेंस्ट हर अलोन। So where a decree is against a female defendant, it may be executed against her alone. अगर हस्बैंड लाइबल है, वेयर द हस्बैंड इज बाय लॉ लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द वाइफ, देन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है हस्बैंड के अगेंस्ट भी। तो अगर हस्बैंड लाइबल है वाइफ के डेट्स के लिए, देन द हस्बैंड को, बट वहां पे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो। And in case of judgment for the wife, execution of the decree may, with such permission, be issued upon the application of the husband, where the husband is by law entitled to the subject matter of the decree. So, a decree in favor of or against a wife, where the husband is legally entitled to the subject matter of the decree, या फिर अगर husband legally entitled है for the debts of the wife, may, with the permission of the court, be executed by or against him. एग्जीक्यूट किया जा सकता है उसके अगेंस्ट, या फिर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द हस्बैंड। अगर पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट? दिस इज डेल्ट अंडर रूल 8। दिस सेज द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्लेंटिफ इन एनी सूट, इंसॉल्वेंसी किसी भी प्लेंटिफ की किसी भी सूट में, विच द असाइनी और रिसीवर माइट मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर्स, जो असाइनी या रिसीवर मेंटेन करते हैं अपने क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए, दैट शेल नॉट कॉज द सूट टू अबेट अनलेस कि ऐसा असाइनी या रिसीवर डिक्लाइन कर दे टू कंटिन्यू द सूट टू गिव सिक्योरिटी फॉर द कॉज देयर ऑफ सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्लेंटिफ
shall not cause the suit to abate. Plaintiff की insolvency सूट को abate नहीं करेगी and that can be continued. उसको कौन कंटिन्यू कर सकता है? असाइनी कंटिन्यू कर सकता है या फिर रिसीवर उसको कंटिन्यू कर सकता है, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर। बट अगर असाइनी या रिसीवर ने ही डिक्लाइन कर दिया कि वो सूट के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे या फिर उन्होंने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया फॉर कॉस्ट एज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, देन द कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट एप्लीकेशन पे डिफेंडेंट की डिसमिस कर सकता है सूट को ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी। When the court has the power, court can dismiss the suit on the application of the defendant. So, insolvency of the plaintiff in any suit with the assignee or receiver might maintain for the benefit of his creditors shall not cause the suit to abate unless such assignee or receiver declines to continue the suit or unless for any special reason to give security for the cause thereof within the time as the court may direct. फर्दर दिस सेज वेयर द असाइनी या रिसीवर निग्लेक्ट कर देता है या रिफ्यूज कर देता है कि वो कंटिन्यू नहीं करेगा सूट के साथ एंड टू गिव सच सिक्योरिटी विद इन द टाइम जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो डिफेंडेंट अप्लाई कर सकता है फॉर द डिसमिसल ऑफ द सूट इस ग्राउंड के ऊपर दैट द प्लेंटिफ हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर एंड कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सूट को डिसमिस करने के लिए एंड अवॉर्ड टू द डिफेंडेंट द कॉस्ट विच ही हैज इंकर्ड in defending the same to be proved as a debt against the plaintiff's estate. Next is regarding the assignment of interest. This is dealt under Rule 10. So Rule 10 enacts that if during the pendency of the suit, pendency of suit के दौरान अगर कोई भी interest in the suit has passed from the plaintiff or the defendant to other person, कि सूट अभी पेंडिंग है एंड कोई इंटरेस्ट सूट में जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने किसी और पर्सन को पास कर दिया है, देन द सूट में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द पर्सन और अपॉन whom such interest has come or default. So Rule 10 is based on the principle that trial of a suit cannot be brought to an end. ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? एक ट्रायल किसी भी सूट का इसलिए एंड नहीं होगा मियरली बिकॉज जो इंटरेस्ट है पार्टी का किसी भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में हैज डिवॉल्व्ड अपॉन अनदर पर्सन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। बट ऐसे सूट को कंटिन्यू किया जा सकता है अगेंस्ट द पर्सन जिसने इंटरेस्ट को एक्वायर किया है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। So let's just have a reading to Rule 10. This says, in other cases of an assignment, creation or devolution of any interest, अगर कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी को डेवल्यूट कर देता है, क्रिएट करता है कोई इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द पर्सन टू और अपॉन whom such interest has come or default. The attachment of a decree pending an appeal therefrom shall be deemed to be an interest entitling the person who procured such attachment to the benefit of subrule. जो अटैचमेंट है ऐसी डिक्री की पेंडिंग एन अपील दैट शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटरेस्ट एंटाइटलिंग द पर्सन हु प्रोक्योर्ड सच अटैचमेंट टू द बेनिफिट ऑफ सबरूल फंड. There is one Rule 6. This says that no abatement for by reason of death after hearing. So according to this, notwithstanding anything contained in the rules, despite of the fact whatever is written in the rules, whether the cause of action survives or not, there shall be no abatement by reason of death of the either party between the conclusion of the hearing and pronouncement of the judgment. अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है कंक्लूजन ऑफ हियरिंग, जब हियरिंग कंक्लूड होगी एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के बीच में, तो कोई भी सूट जो है वो अबेट नहीं होगा बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ ईदर पार्टी. ऐसे केसेस में कोर्ट जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकता है इन स्पाइट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी एंड उसका सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा जैसे कि वो जजमेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस की है बिफोर द डेथ टुक प्लेस. So this says whether the cause of action survives or not, there shall be no abatement by reason of the death of either party between the conclusion of the hearing
and the pronouncement of the judgment. But the judgment may in such case be pronounced notwithstanding the death, and shall have the same force and effect as it has been pronounced before the death took place. Rule 9 deals with what is the effect of abatement or dismissal. कि इफेक्ट क्या होगा अगर सूट अबेट हो जाता है या डिसमिस हो जाता है. तो वेयर अ सूट अबेट्स या डिसमिस अगर कोर्ट उसको कर देती है तो कोई भी फ्रेश सूट नहीं ब्रॉड किया जा सकता ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. So fresh suit is prohibited from on the same cause of action. No fresh suit can be filed regarding the same cause of action. But the plaintiff or the person claiming to be elder of the deceased plaintiff or the assignee or the receiver, in case of an insolvent plaintiff, वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में कि ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए रिगार्डिंग द अबेटमेंट और द डिसमिसल. एंड अगर ये प्रूव हो जाता है दैट द पार्टी वॉज प्रिवेंटेड, कि जो प्लेंटिव था या उसका एलनर था उसको प्रिवेंट किया गया था, देयर वाज सम सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट कॉज था, ठीक है, ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फॉर फ्रॉम कंटिन्यूइंग द सूट, then the court shall set aside the abatement or dismissal upon the such terms as to cost and otherwise it thinks. then the court क्या करेगी, कोर्ट उस अबेटमेंट को एंड डिसमिसल को कोर्ट सेट असाइड कर देगी. तो जो प्रोविजंस है सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट की, वो अप्लाई करेंगी ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर अंडर द सब रूल 2. Order 22 deals with the abatement of the suit, insolvency and assignment. So there are certain rules that are left. So let's have a reading to these rules. Rule 2, Rule 3 and Rule 4. Rule 2 says procedure where one of the several plaintiffs or defendant dies and the right to sue survives. तो वी नो दैट एक केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, एक केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं. सो वेयर देर आर मोर प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स देन वन, जहाँ पे एक केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है एंड उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है, वेयर देर आर मोर प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट्स देन वन एंड एनी ऑफ देम डाइज, and where the right to sue survives to the surviving plaintiff or plaintiffs alone or against the surviving defendant or defendants alone, then the court shall cause an entry to the effect to be made on the record. And suit जो है वो proceed करेगा at the instance of the surviving plaintiff or plaintiffs or against the surviving defendant or defendant. तो अगर एक केस में जो है एक से ज़्यादा प्लेंटिव्स हैं या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं एंड उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है एंड राइट टू सू जो है वो सर्वाइव करता है सर्वाइविंग प्लेंटिव्स या प्लेंटिफ के ऊपर या फिर सर्वाइविंग डिफेंडेंट या डिफेंडेंट के ऊपर, तो कोर्ट जो है उसके रिगार्डिंग एंट्री करेगा टू द इफेक्ट एंड सूट प्रोसीड किया जाएगा विद द सर्वाइविंग जो भी प्लेंटिव्स बच गए हैं या प्लेंटिफ है या अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट या फिर डिफेंडेंट. So what is the procedure in case of death of one of the several plaintiffs or of the same plaintiff? प्रोसीजर क्या है कि अगर बहुत थ्री प्लेंटिफ्स हैं, इनमें से एक की डेथ हो जाती है या फिर एक अकेला प्लेंटिफ है अगर उसकी डेथ हो जाती है, देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट? तो वेयर वन ऑफ द टू और मोर प्लेंटिफ डाइज, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्लेंटिफ्स की डेथ हो जाती है एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, एंड राइट टू सू जो है वो सर्वाइव नहीं करता है टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ से नो, या फिर सोल प्लेंटिफ को या फिर सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ जो है उसकी डेथ हो जाती है एंड राइट टू सू सर्वाइव करता है. The court on an application made in this behalf shall cause the elder of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the. So what this says, according to this, अगर किसी भी सूट में एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, अगर उनमें से डेथ हो जाती है एक की, एंड राइट टू सू जो है वो अकेले सर्वाइव नहीं करता है टू द सर्वाइविंग प्लेंटिफ और द प्लेंटिफ से, या सोल प्लेंटिफ है किसी सूट में या सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ है उसकी डेथ हो जाती है एंड राइट टू सू जो है वो सर्वाइव करता है, तो कोर्ट एप्लीकेशन पे कॉज कर सकती है कि उसके एलआर को जो है पार्टी बनाया जाए ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ टू बी मेड अ पार्टी एंड सूट के साथ प्रोसीड किया जाए. दिस सेज अगर विद इन द टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिटेड है बाय लॉ, वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ
नो एप्लीकेशन इज मेड, कोई भी एप्लीकेशन अगर नहीं की गई, देन द सूट शेल अबेट सो फार एज द डिसीज्ड प्लेंटिफ इज कंसर्न्ड। तो सूट जो है वो अबेट हो जाएगा एज फार एज द डिसीज्ड प्लेंटिफ इज कंसर्न्ड। And on the application of the defendant, the court may award to him the cost which he may have incurred in defending the suit to be recovered from the estate of the deceased plaintiff. तो टाइम लिमिट जो फिक्स किया गया है, अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं की गई, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है पार्टी बनाने के लिए, तो सूट जो है अबेट हो जाएगा एज फार एज द डिसीज्ड प्लेंटिफ इज कंसर्न्ड। एंड अगर डिफेंडेंट इस चीज़ के रिगार्डिंग एप्लीकेशन दे देता है, देन कोर्ट जो है उसको कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी। कोर्ट उसको कॉस्ट जो है वो पे करने को बोलेगी, जो भी उसके सूट को डिफेंड करने में लगे हैं, दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ। नाउ रूल 3 डील्स विद प्रोसीजर क्या है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और ऑफ द सोल प्लेंटिफ। रूल 4 डील करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स और ऑफ सोल डिफेंडेंट। तो दिस सेज वेयर वन ऑफ टू और मोर डिफेंडेंट डाइज। अगर एक सूट में सपोज एक से ज्यादा डिफेंडेंट, सी की डेथ होगी या सी डी की डेथ होगी, ठीक है, बी रह गया, एंड जो राइट टू सू है वो अकेला सर्वाइव नहीं करता है। वेयर वन ऑफ द टू और मोर डिफेंडेंट राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द सर्वाइविंग डिफेंडेंट। अगर इनको राइट टू सू को कैरी ऑन करना है तो इनको इसके एलआर को पार्टी बनाना होगा, या फिर अगर अकेला डिफेंडेंट है एंड इसकी डेथ हो जाती है एंड राइट टू सू सर्वाइव करता है, तो फिर क्या किया जा सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे एन एप्लीकेशन मेड, उसके एलआर को अटैच किया जा सकता है ऑफ द डिसीज्ड डिफेंडेंट टू बी मेड अ पार्टी एंड सूट के साथ प्रोसीड किया जा सकता है। तो अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, एक की डेथ हो जाती है, अकेला राइट टू सू इन सबको सर्वाइव नहीं करता है जब तक कि इसको पार्टी ना बना दिया जाए, या अकेला डिफेंडेंट है राइट टू सू तो सर्वाइव कर रहा है, तो इसके जो एलआर को है पार्टी बनाया जा सकता है एंड शेल प्रोसीड विद द सूट। तो एनी पर्सन सो मेड अ पार्टी, कोई भी पर्सन जिसको पार्टी बनाया गया मे मेक एनी डिफेंस जो भी अप्रोप्रिएट लगता है टू हिज करेक्टर एज द एलआर ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ। जो भी टाइम लिमिट किया गया है लॉ में, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं दी तो सूट जो है वो अबेट कर जाएगा एज अगेंस्ट द डिसीज्ड डिफेंडेंट। then the suit shall abate as against the deceased defendant, and the court whenever it thinks fit may exempt the plaintiff, वो plaintiff को exempt कर सकती है from the necessity of substituting the LR of such any such defendant who has failed to file a written statement or who having filed it has failed to appear and contest the suit at the hearing, and the judgment may in such case be pronounced against the said defendant notwithstanding the death of such defendant, and shall have the same force and effect as if it has been pronounced before death took place। तो कोर्ट को अगर सही लगता है, कोर्ट एग्जेम्प्ट कर सकती है प्लेंटिफ को। कोर्ट किसको एग्जेम्प्ट कर सकती है? प्लेंटिफ को। किस चीज के रिगार्डिंग? फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ सब्सटीट्यूटिंग। किस चीज की नेसेसिटी से? फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द एलआर ऑफ एनी सच डिफेंडेंट। यह की जरूरत नहीं है जिसने जो फेल कर गया, जिसने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं फाइल की, या फिर अगर उसने फाइल की वो कोर्ट में नहीं आया एंड उसने अपने सूट को कंटेस्ट नहीं किया, एंड जजमेंट कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है ऐसे डिफेंडेंट के अगेंस्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की डेथ हो चुकी है ऐसे डिफेंडेंट की, एंड उसका सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा जैसे कि वो जजमेंट तब प्रोनाउंस की गई बिफोर द डेथ टू। So all the rules we have studied under order 22. So this we have already studied कि अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो कोर्ट जो है वो ऑफिसर को अपॉइंट कर देगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल को अपॉइंट करेगी, एंड दैट शैल प्रोसीड, एंड उसका सेम बाइंडिंग इफेक्ट होगा। कौन डिटरमाइन करेगा? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल जो है उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी, मैरिज ऑफ ए फीमेल पार्टी। So it is the duty of the pleader to communicate regarding the death of the party. ये pleader की duty है कि वो communicate करे court को regarding the death of the party. So next orders will do that in the next class. Before I end this, learners, there is an important announcement. That is अनअकैडमी पे recently जो है you know that कि यूपी एंड छत्तीसगढ़ जुडिशरी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो 20 दिसंबर को ये बैच शुरू हुआ था। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैच यू कैन गेट 10% ऑफ
दिस इज द रीवैम टेस्ट सीरीज। सो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, ओनली दीज टेस्ट आर अवेलेबल। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो ये सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। दिस इज द प्रारंभ बैच जो 27 दिसंबर को आज से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, सेम कोड आप यूज कर सकते हो। डिटेल में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो इफ़ यू यूज़ द कोड यू कैन सेव दिस मच मनी, एंड आपको रेफरल के बाद ये प्राइस जो है एक्चुअल में इतना पड़ेगा। So this is another batch that has started. So Unacademy is going to introduce soon monthly current affair magazine. Thank you so much, learners.